जी, आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की। हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस के हवाले से बात की थी, जिसमें 1956, 1962 और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन डिटेल डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे उसके बाद जो है वो कौन कौन सी हुकूमतें आईं, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है या वाई डेमोक्रेसी कम्स टू फेल इन पाकिस्तान का प्रोसेस है, उसको जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले ज़ेड भुट्टो साहब का इरा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो है वो बड़े कामयाब हुए और एक बड़ा मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन दिया, मजबूत आइन दिया पाकिस्तान को, तो उनके हवाले से हम बात करते हैं। ऑन 20 दिसंबर 1971 द याया हैंडेड ओवर द गवर्नमेंट टू ज़ेड भुट्टो एंड ही बिकेम चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। तो उसके बाद जो है वो एक मार्शल लॉ, सिविलियन मार्शल लॉ लगाया गया, जिसका जो कह लें कि चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। जबकि मार्शल लॉ जो है वो लिफ्ट हुआ 14 अप्रैल 1972 को। द कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी अंडर अब्दुल हफीज पीरजादा प्रेजेंटेड द ड्राफ्ट ऑन 2 फरवरी 1973। प्रेसिडेंट गेव हिज असेंट ऑन 12 अप्रैल 1973 एंड एनफोर्स्ड ऑन 14 अगस्त 1973 के जनाब साहब उन्होंने उसके बाद जो है वो एक मुस्तकिल आइन दिया जो कि एनफोर्स हुआ 14 अगस्त 1973। अगर भुट्टो के वर्क की बात की जाए तो नेशनलिस्टिक पॉलिटिक्स थी। इन्होंने जो है वो नेशनलाइजेशन पॉलिसी अडॉप्ट की, बल्कि प्राइवेटाइजेशन जो पॉलिसी है उसको जो है वो निगेट किया। इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे इदारे जो है वो नेशनलाइज कर दिए ताकि जो है वो पाकिस्तान का रेवेन्यू जो है वो बेहतर हो। पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन इनके दौर में हुई। क्रेडिट पॉलिसीज़ फॉर स्मॉल फार्मर्स इनिशिएट हुए। ट्रेड यूनियंस जो हैं वो क्या कहते हैं इनके दौर में क़याम हुआ। बेसिकली ये जो यूनियंस हैं, ये जो प्रेशर ग्रुप हैं, ये होने चाहिए ताकि अपने जो बातें हैं वो मनवा सकें। न्यूक्लियर डेवलपमेंट पाकिस्तान जो है वो इनके दौर में जो है वो स्पीड अप हुई। ये वो थे जिन्होंने जाके कहा था यूनाइटेड नेशन में कि डैट माई नेशन विल ईट ग्रास बट वी विल मेक आवर ऑन एटम बॉम्ब। सेकंड इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट लाहौर समिट कॉन्फ्रेंस इन 1974। OIC का जो दूसरा इजलास था वो भी लाहौर में हुआ। वो भी जो है क्रेडिट जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जाता है कि तमाम जो है वो सरबराह, मुस्लिम ममालिक के सरबराह जो है वो लाहौर आए, जिसमें मोअम्मर कज़ाफ़ी थे, शाह फैसल थे, यासिर अरफ़ात साहब थे, सदाम हुसैन साहब थे। वो आए और उन्होंने यहाँ पे OIC का जो है इजलास किया, जो कि एक थ्रेट हुआ अमेरिका को कि जनाब साहब अगर ये OIC जो है वो कामयाब हो गई, जो उसमें कह लें कि स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की जा रही हैं, तो IMF और वर्ल्ड बैंक का जो रोल है वो ख़त्म हो जाएगा। बांग्लादेश की रिकग्निशन भी जो है वो भुट्टो साहब के दौर में हुई। उसके बाद ज़ियाउल हक साहब का इरा आता है। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो है वो अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशंस वर हेल्ड इन 1977। प्रेसिडेंट एजिटेशन स्टार्टेड इन रिजल्ट। जनरल ज़ियाउल हक चीफ ऑफ आर्मी टुक ओवर द गवर्नमेंट इन 1977 एंड थर्ड मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन द कंट्री ऑन 5 जुलाई 1977। जबकि जो तीसरा मार्शल लॉ है, कह लें ये इन अगर लाइन देखें तो दूसरा वैसे मार्शल लॉ कहा जाता है क्योंकि इसके बीच में एक सिविलियन मार्शल लॉ आया, तो इसलिए इसको हम तीसरा मार्शल लॉ जो है वो कह रहे हैं। ज़ियाज़ का जो मिलिट्री रिजीम था वाज सपोज्ड टू बी द शॉर्टेस्ट वन 90 डेज। बेसिकली ज़ियाज़ साहब इसलिए आए थे कि ये जो है वो इंतखाबात करवा सकें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लॉन्गेस्ट मार्शल लॉ जो है फिर वो आपने तारीख में देखा, 10 साल जो है वो तकरीबन मार्शल लॉ रहा, बट इट टर्न टू बी द लॉन्गेस्ट मार्शल लॉ रिजीम इन पाकिस्तान। ज़िया की अगर वर्क की बात की जाए तो ही सपोर्टेड इस्लामाइजेशन की जो पॉलिसी है इनके दौर में जो है वो बड़ी स्पीड अप हुई। ही अलाउड सियाचिन टू बी गिवन टू इंडिया। इन्होंने सियाचिन जो है वो इंडिया को वापस दे दिया। इन 1983 ही क्रश्ड द मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी। जो MRD कैंपेन लॉन्च हुई अगेंस्ट ज़िया रजीम, उसको क्रश कर दिया। ही हेल्ड रेफरेंडम टू गिव हिमसेल्फ अ 5-year टर्म एज प्रेसिडेंट। इन February 1985 he held elections. A non-party parliament was inaugurated with Junejo as prime minister. 31 December 1985 martial law was lifted but Zia remained president and chief of army staff. ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस जो है वो इस्लामाइजेशन की पॉलिसी की बात की जाए तो 1980 में जो है वो नाफिजुल अमल हुआ। 1979 में जो है अफगान वॉर इनिशिएट हुई, अफगान रेफ्यूजीज आफ्टर सोवियत इन्वेजन और सोसाइटी वाज ब्रूटलाइज्ड। इन अप्रैल 1988 द ओझरी म्यूनिशंस कैंप ब्लू अप एंड जुनेजो लॉन्च इंक्वायरी। हुआ ये कि जनाब साहब जब ये USSR ने इन्वेड किया अफ़गानिस्तान को, तो अमेरिका जो है एज अ प्रॉक्सी के तौर पे पाकिस्तान को यूज़ कर रहा था। मुजाहिदीन जो हैं वो बन रहे थे और उस USSR के अगेंस्ट जो है वो लड़ रहे थे, बिकॉज अमेरिका को पीछे ये गुस्सा था क्योंकि वो वियतनाम वॉर है जो है वो लूज़ कर चुका था, तो लिहाजा वो बदला लेना चाहता था USSR से। तो लिहाजा उन्होंने कुछ एमुनेशन दिया अमेरिका ने, जो कि ओझरी कैंप रावलपिंडी में मौजूद है। वहाँ पर क्या कहते हैं मौजूद था, एमुनेशन मौजूद था। वहाँ पर जो है वो सुनने में आया कि जनाब साहब ब्लास्ट हुआ है और तमाम एमुनेशन जो है वो जल के राख हो गया है, तो लिहाजा इसकी इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट करवाई गई।
जिसकी वजह से 29 मई 1988 को ज़िया ने डिसमिस किया प्राइम मिनिस्टर जुनेजो को और डिसॉल्व की असेंबलीज को। ऑन 17 अगस्त 1988 ज़िया वाज किल्ड इन एन एयर क्रैश। द चेयरमैन ऑफ द सेनेट गुलाम इसाक खान बिकेम प्रेसिडेंट। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो एंड नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट चलती है 1988 से 1999 तक, उसको हम डिस्कस करते हैं। फॉर 11 ईयर्स पाकिस्तान सा पार्शियल लिफ्टिंग ऑफ डिक्टेटरशिप। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज आल्सो एन इंक्रीज इन एथनिक एंड सेक्टेरियन स्ट्राइफ। मुहाजिर एथनिक फीलिंग्स वाज अराउज्ड ड्यू टू लेजिस्लेशन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन कोटाज। द MQM emerged एज अ रिजल्ट। जो पोलिटिकल पार्टी है, मुतहदा कौमी मूवमेंट है, वो इमर्ज हुई। नवंबर 1988 के जो इलेक्शंस थे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स। प्रेसिडेंट इसाक खान रिलक्टेंटली नेम्ड बेनज़ीर भुट्टो एज प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट टाइम जो है वो बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनी और ये ऐसे समझ लें कि फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, खातून प्राइम मिनिस्टर थी दुनिया की। बेनज़ीर भुट्टो बिकेम द मुस्लिम्स वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर एंड वर्ल्ड सेलिब्रेटेड ड्यू टू हर ब्रेव स्ट्रगल अगेंस्ट डेस्पोटिज्म के जनाब साहब इन्होंने डिक्टेटरशिप के खिलाफ जो है वो आमरत के खिलाफ जो है वो बड़ी जंग लड़ी। On 6 August 1990, Benazir Bhutto was dismissed on charge brought against her husband. Ishaq transferred power to the leader of opposition Ghulam Mustafa Jatoi। बेनज़ीर साहबा की जो गवर्नमेंट है वो करप्शन के इल्ज़ाम पे जो है वो डिसॉल्व कर दी गई और जो पावर है वो ट्रांसफ़र कर दी गई अपोजिशन लीडर को गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब थे। न्यू इलेक्शन वर हेल्ड ऑन 24 to 27 October 1990 and Nawaz Sharif became prime minister for the first time. He wanted to reconcile with the Pakistan People's Party and scrap the 8th amendment। वो चाहता था कि 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाए ताकि जो 58(2)B और 8th अमेंडमेंट है जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है इसको जो है वो क्रश किया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑन 18 अप्रैल 1993 प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान डिसमिस्ड नवाज शरीफ एंड डिसॉल्व द नेशनल असम्बली। ये सिर्फ 2 महीने के लिए डिसॉल्व हुई थी और उसके बाद दोबारा बहाल कर दी गई, लेकिन जब बहाल हुई तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम दोबारा से इलेक्शन करवाना चाहते हैं। ऑन 18 जुलाई 1993 द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर बोथ हैड टू रिजाइन। जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 1993 एंड बेनज़ीर भुट्टो वॉन द इलेक्शन फॉर अ सेकंड टाइम विद 86 सीट्स। ऑन 5 नवंबर 1996 प्रेसिडेंट फरूक लगारी डिसमिस्ड बेनज़ीर भुट्टो ऑन चार्जेस ऑफ करप्शन एंड एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के जनाब साहब एक करप्शन का चार्ज था। नंबर 2 जो मुर्तज़ा भुट्टो की जो डेथ हुई थी उसके जो कत्ल हुआ था उसकी वजह से जो है वो काफ़ी सारे लोगों को जो मारा गया था, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की गई थी, उस सवाल के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट बेनज़ीर भुट्टो की जो है वो डिसॉल्व कर दी गई। नवाज शरीफ केम इन टू पावर फॉर द सेकेंड टाइम। On 4th April 1997, the National Assembly passed the 13th Amendment to partially repeal the 8th Amendment. On 25th May 1997, Pakistan, Saudi Arabia and the UAE recognized the Taliban regime. On 11 May 1998, इंडिया हेल्ड अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट एंड थ्रेटन टू ऑक्यूपाई आज़ाद कश्मीर के जनाब साहब उसके बाद एटमी धमाके किए गए इंडिया की तरफ से, जिसके जवाब में जो है वो पाकिस्तान ने ऑन 28 मई 1998 को जो है वो 6 धमाके किए और न्यूक्लियर टेस्ट की और डिक्लेयर किया पाकिस्तान को एज अ न्यूक्लियर स्टेट। नवाज अनाउंस द फ्रीजिंग ऑफ फॉरेन करेंसी एंड प्लान्स टू कंस्ट्रक्ट द काला बाग डैम। उसके बाद जो है वो हमारे ऊपर सैंक्शंस इंपोज हो जाती है अमेरिका की तरफ से, हमने जो है वो फंड को फ्रीज कर दिया गया। ये भी अनाउंस कर दिया काला बाग डैम की तमीर जो है वो हम करेंगे। ऑन 20 फरवरी 1999 इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी विजिटेड पाकिस्तान ऑन अ फ्रेंडशिप बस। ये एक बहुत अच्छा कह लें कि उस वक्त हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात जा रहे थे। इंडिया ने हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत पहली दफ़ा मोस्ट फेवरेट नेशन MFN का स्टेटस भी दिया था ट्रेड के हवाले से। लिहाजा नवाज शरीफ साहब की अप्रोच थी कि एक कॉरिडोर बनाया जाए जो कि दिल्ली से शुरू हो और काबुल तक जाए, क्योंकि अफगानिस्तान की जो तालिबान रजीम थी वहाँ पे एक स्क्रैप से जो है वो न्यू डेवलपमेंट होनी थी। तो लिहाजा पाकिस्तान, नवाज शरीफ साहब ये चाह रहे थे ये डेवलपमेंट हम जाके करें और उसका जो है वो फ़ायदा पाकिस्तान और इंडिया दोनों की इकॉनमी को जो है वो हो। उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान जो है वो कारगिल सेक्टर में जो है वो क्या कहते हैं हमारी जंग छिड़ गई, जिसकी वजह से जो है वो हमारे ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो गए पाकिस्तान और इंडिया के। द PM ट्राई टू डिसमिस द आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ व्हाइल ही वाज ऑन अ फ्लाइट फॉर श्रीलंका। द आर्मी डिड नॉट सपोर्ट हिम। हुआ ये कि जनाब साहब श्रीलंका का जो है वो इंडिपेंडेंस डे था, उसके ऊपर जो है वो मुशर्रफ साहब गए हुए थे और भी डिप्लोमेट्स साथ थे, तो लिहाजा पीछे ये खबर चल गई कि नवाज शरीफ साहब ने जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को तब्दील कर दिया है। अब देखिए उनकी भी एक इंटेलिजेंस होती है। जब ये मालूम हुआ कि जनाब साहब इतनी चेंजेस हो गई हैं तो उधर से 111 ब्रिगेड उठी और जाके जो है वो नवाज शरीफ साहब को अरेस्ट किया और उसके बाद जो है उनको एग्जाइल कर दिया गया। उसके बाद ऑन 12 अक्टूबर 1999 नवाज शरीफ हैज़ ousted in a coup led by जनरल परवेज़ मुशर्रफ। Musharraf's coup ended Pakistan's second democratic
interregnum. At first, General Musharraf chose to be chief executive. 12 March 2000, the Supreme Court judged the military regime to be legitimate provided elections were held within 3 years के आपने कि आप ये कह सकते हैं कि 58(2)B को जो है वो जुडिशल ओवरसाइट जो है वो दी गई। और 20 जून 2001 मुशर्रफ बिकेम प्रेसिडेंट आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रेसिडेंट रफीक तारर's resignation. 30 April 2002 a referendum was held to confirm General Musharraf as president. He later admitted there were flaws in it. इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी इन द लाइन ऑफ फायर, उसमें इन्होंने एडमिट किया। 10 अक्टूबर 2002 इलेक्शंस वर हेल्ड. President Musharraf shared power with Parliament and didn't effectively transfer power. First Prime Minister was Mir Zafarullah Khan Jamari. He held office from 23 November 2002 to 26 June 2004. Chaudhry Shujat Hussain was interim Prime Minister for 45 days. On 23 August 2004, Shaukat Aziz became Prime Minister. उसके बाद मुशर्रफ इरा को आज अब डिस्कस करें तो सबसे अहम जो है वो 17th अमेंडमेंट है जो उनके दौर में हुई, जिसमें 58(2)B को जो है वो रिस्टोर करके 58(2)C जुडिशल ओवरसाइट जो है वो ओवरलुक, यानी अगर कोई ऐसा इकदाम करेगा, डॉक्टर ऑफ नेसेसिटी को इस्तेमाल करेगा तो उसको पहले जुडिशरी जो है वो लेजिटिमेट करेगी या नॉन लेजिटिमेट करेगी। लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स हुए 2001 के। मीडिया सिविल सोसाइटी फ्री कर दी गई। पेमरा पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का क्याम हुआ। PCO एंड हैंडलिंग ऑफ जजेस प्रोविनियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पास हुआ। PCO के जजेस बिठा दिए गए। एमरजेंसी रूल 2007 जो है वो था कि उसमें डिसॉल्व कर दी गई पार्लियामेंट, जिसके बाद जो है वो मुशर्रफ की गवर्नमेंट जो है वो लड़खड़ा के रह गई। लाल मस्जिद इंसिडेंट भी इनके दौर में हुआ, जिसके बाद जो है टेररिज्म और IEDs अटैक में या खुदकश बम्बारमेंट में जो है वो इजाफा हुआ है। बुकटी किलिंग इनके दौर में हुई, जिसके बाद BLA और BRA बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच रिपब्लिकन आर्मी का जो है वो क्या कहते हैं कि स्टार्ट हुआ। NRO नेशनल रिकॉन्सिलेशन ऑर्डिनेंस 2007 पास हुआ, जिसमें जो है वो बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब जो एग्जाइल पे थे, जिला वतन कर दिए गए थे, उनको जो है वो वापस बुला लिया गया। फाटा मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो उनके दौर में हुआ। वॉर ऑन टेरर जो 2001 में अफ़गानिस्तान में वॉर चल रही है अमेरिका की नेटो की तरफ से, उसमें भी पार्ट प्ले किया पाकिस्तान ने बड़ी हद तक। उसके बाद जरदारी इरा आ जाता है 2008 से 2013 का। इसमें टसल ऑफ एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी चलती रह गई है। लॉन्ग मार्च हुई है। 2009 में आगाज़ हकूक़ बलोचिस्तान तहरीक चली है। 18th अमेंडमेंट पास हुई जो ऐसा समझें कि लैंडमार्क है, जिसमें काफ़ी सारी चेंजेस की गई। NFC वार्ड्स 7th NFC वार्ड्स आए। 58(2)B को जो है मुस्तकिल तौर पर जो है ख़त्म कर दिया गया कि कोई भी अब जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके बाद सिंध का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया, H ऐड कर दिया गया। बलोचिस्तान का जो है वो पहले BALUCH होता था, उसके बाद BALOCH जो है वो कर दिया गया इस अमेंडमेंट के तहत। NFC नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जो है वो उसका क़याम किया गया। उसामा बिन लादेन जो है जो गिरफ्तार हुआ, ऑपरेशन किया गया अमेरिका की तरफ से, वो भी 2011 में जरदारी साहब की गवर्नमेंट थी। सलाला चेक पोस्ट वाला जो वाक़या हुआ 2011 में, वो भी जरदारी साहब की गवर्नमेंट थी। और रेंटल पावर प्रोजेक्ट केस 2012 में बेसिकली ये एक तुर्की की कंपनी थी जिसका काम ये था हाई सीज में आकर उन्होंने आपको एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करके देनी थी, तो उसके ऊपर जो है वो सो मोटो लिया गया, जिसकी वजह से रेंटल पावर प्रोजेक्ट केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला। मेमो गेट कंट्रोवर्सी इस दौर में आई। कैली लूगर बिल जो है वो इस हवाले से आया, जिसके बाद जो है वो आपने लेटर लिखे गए कि जनाब साहब हमारे जो है वो पैसे रिलीज़ किए जाएँ, जो ओबामा ने वादा किया था वो पैसे रिलीज़ नहीं किए गए। और इस सवाल के ऊपर जो है वो हमारा एक प्राइम मिनिस्टर जो है उनको सज़ा भी हुई इसी क्वेश्चन के ऊपर लेटर ना लिखने की वजह से, जिसकी वजह से जो है वो उनको टिल द राइज ऑफ द कोर्ट सज़ा दी गई थी। वॉर ऑन टेरर जो है वो अगेन चलती रह गई। नवाज़ इरा स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एक बात जरदारी इरा की ये है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में जो है वो पहली दफ़ा डिप्लोमेटिक हुकूमत ने या डेमोक्रेटिक हुकूमत ने जो है वो अपने 5 साल मुकम्मल किए, अपनी टर्म जो है वो कंप्लीट किया। नवाज़ इरा की बात करें तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर स्टार्ट हो जाता है। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब स्टार्ट हो जाता है। वॉर ऑन टेरर जो है वो चलती रह गई है। नेशनल एक्शन प्लान एंड नेक्टा का क्याम यानी काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी का क्याम किया गया। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी का क्याम किया गया क्योंकि 16 दिसंबर 2014 में जो APS अटैक हुआ था उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया और नेक्टा का जो है वो क्याम किया गया। जुडिशल एक्टिविज़म जो है वो इस दौर में बड़े हद तक देखने को मिला है। सो मोटो वगैरह की अगर हम बात करें, सिविल मिलिट्री टेंशंस एंड डॉन लीग्स के
हवाले से ये इरा जो है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है। धरना पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई है, पीटीआई की तरफ से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए गए हैं और जीएसपी प्लस स्टेटस भी जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक अम्ब्रेला के नीचे जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड जो है वो उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो लिहाजा यूरोपियन कंट्रीज़ ने हमें जीएसपी प्लस स्टेटस जो है वो दे दिया। पीटीआई इरा इसके बाद स्टार्ट होता है। पॉलिटिक्स ऑफ हम चेंज की बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, एहतसाब की बात करते हैं, डीपोलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं कि जनाब साहब जो कह लें कि सियासी असर रसूख है इदारों से उसको निकाला जाएगा। ग्रीन पॉलिटिक्स, ग्रीन इनिशिएटिव, सुनामी, बिलियन सुनामी ट्री की हमने बात की। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की हमने बात की कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी सबसे जो कह लें कि कानून साज असम्बली है वो सबसे बालातर होनी चाहिए, वो जो है वो अफेक्ट ना हो किसी भी एक्शन, जुडिशल एक्शन की तरफ से। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो बूस्ट हुआ है और वॉर ऑन टेरर जो है वो चली है, बल्कि इसमें डू मोर का भी मुतालबा इस इरा में किया गया है। अभी पूरी तरह से जो है वो वॉर ऑन टेरर या इनखला जो है वो अमेरिकन फोर्सेस का नहीं होता अफगानिस्तान से। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, लीगल केसेस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए हिस्ट्री में। पहला जो है वो तमीज़ुद्दीन केस है जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली थी जिसको एक कह लें कि स्पीकर ऑफ द असम्बली तमीज़ुद्दीन साहब लीड कर रहे थे, उस असम्बली को डिसॉल्व कर दिया गया। आइन साज असम्बली थी जिन्होंने केस किया पहले सिंध हाई कोर्ट में जहाँ से इनके हक़ में फ़ैसला हो गया, लेकिन उसके बाद जो है वो दोबारा रावलपिंडी कोर्ट में जो है वो इनके अगेंस्ट फैसला हुआ, जहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जस्टिस मुनीर साहब ने कॉइन किया, जिसने बुलडोज करके रख दिया कह लें कि पाकिस्तान के एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को। फर्स्ट असेंबली डिसॉल्व्ड बाय गुलाम मोहम्मद, तमीज़ुद्दीन स्पीकर challenged but turned away, so start for abrogation of democracy। डोसो केस है, डोसो जो है एक वो सिटीज़न था बलूचिस्तान का, लौरा लाई में ये रहता था। इसके ख़िलाफ़ जो है वो फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशंस एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई करना चाह रहे थे, बट इसने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि जनाब साहब क्योंकि मैं भी पाकिस्तान का सिटीज़न हूँ, अगर ह्यूमन चार्टर की बात की जाए या आर्टिकल की बात की जाए पाकिस्तान के आइन की, तो लिहाजा मेरे लिए आर्टिकल 9 की बात की जाए तो फेयर ट्रायल मुझे उसका हक़ हासिल है, तो लिहाजा उसके हवाले से जो है वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो है वो ये केस था। आसमा जिलानी केस की अगर बात की जाए 1972 में आफ्टर याया खान, 1968 मार्शल लॉ की बात की जाए तो अगेंस्ट जेड भुट्टो था, और ये कह लें कि एक जुडिशरी की तरफ से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को जो है वो उठा के साइड पे कर दिया। ये बड़ा कह लें कि एक लैंडमार्क केस था आसमा जिलानी केस, जिसके बाद जो है मजबूरन तौर पर जो है वो इंटरम आपको कॉन्स्टिट्यूशन 1972 का देना पड़ गया, और उसके बाद जो है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है मुस्तकिल आ गया। नुसरत भुट्टो केस है जनाब साहब, ये जो ज़िया साहब के मार्शल लॉ जो लगाया उसके ख़िलाफ़ जो है वो केस किया था, लेकिन कोर्ट्स ने डिफेंड किया कोप को अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। असगर खान केस है जिन्होंने चैलेंज की थी इस्लामी जुमहूरिया इत्तेहाद को, जिन्होंने विक्ट्री हासिल की 1990 में, एक्यूज़ किया इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को ऑफ कोलाइडिंग विद द पॉलिटिकल पार्टीज़, उसकी वजह से जो है वो इनको विक्ट्री हासिल हुई है। ज़फ़र अली शाह केस की अगर बात करें तो जनाब साहब ये अगेंस्ट मुशर्रफ कोप था, उनका जो मार्शल लॉ था, बट मार्शल लॉ डिफेंडेड एज़ पर डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। तो ये कुछ केसेस हैं जो कि आपको देखने चाहिए, पढ़ने चाहिए, ये आप रेफरेंस के तौर पे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पाकिस्तान अफेयर्स के सब्जेक्ट में। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल है मज़ीद पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद जो है वो हम जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान की तरफ जाएंगे, किस तरह से जो है वो क्या कहते हैं आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, आपके इकोनॉमिक क्राइसिस कौन कौन से हैं, आपके सोशल इश्यूज़ कौन कौन से हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।